एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। वर्तमान समय में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कॉलेजियम मुद्दे पर उठा हुआ विवाद अब अनेक नए चीज़ों को अपने में समाहित करता जा रहा है। यहाँ तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की लंबी लंबी छुट्टियों तक पहुँच चुका है। ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सामने आ गए हैं। यह स्थिति भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको पता है, हमने पिछला वीडियो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम विवाद पर बनाया था और तब तक के संपूर्ण घटनाक्रम को मैंने उस वीडियो में प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने कहा था कि आगे का जो घटनाक्रम होगा उस पर अगले वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। उसी संदर्भ में यह वीडियो लेक्चर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल मनीष तिवारी के द्वारा संसद में स्थगन प्रस्ताव की नोटिस दी गई थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका या सरकार के बीच जो विवाद गहराता जा रहा है उससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अतः इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल संसद में उस विषय पर तो चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेना की जो झड़प हुई और जिस बहादुरी के साथ भारत की सेना ने चीनी सैनिकों को भगाया, वह मुद्दा संसद में चर्चा के केंद्र में आ गया। लेकिन हाल ही में गुरुवार को 15 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे यह संकेत मिला कि सरकार न्यायपालिका को एक्सपोज करने का मन बना चुकी है और विवादों के समाधान की जगह पर विवादों को अब पूरी तरह से उभारने का दृष्टिकोण न केवल कार्यपालिका का बल्कि न्यायपालिका का भी हो गया है और दोनों के बीच अहम के टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में किरण रिजिजू ने यह कहा कि वर्तमान समय में न्यायालयों में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालयों को जमानत याचिकाओं या जनहित याचिकाओं जैसे तुच्छ विषयों पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उन्हें संवैधानिक महत्व के विषयों पर ही सुनवाई करनी चाहिए। किरण रिजिजू के द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायपालिका में काफ़ी अधिक स्थान रिक्त हैं। खुद सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीशों के स्थान हैं, किंतु वर्तमान समय में केवल 27 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। 7 न्यायाधीशों का स्थान रिक्त है। इसी प्रकार से यदि देश भर के सारे उच्च न्यायालयों की बात की जाए तो देश भर के सभी उच्च न्यायालयों में 1108 न्यायाधीशों के पद हैं और उसके अंतर्गत लगभग 30% स्थान रिक्त हैं। मात्र 777 न्यायाधीश ही उच्च न्यायालयों के अंतर्गत कार्यरत हैं 1108 में से। इस प्रकार से कुल 331 न्यायाधीशों के पद उच्च न्यायालय में भी रिक्त हैं। तो एक ओर जहां 5 करोड़ से अधिक मामले देश भर की अदालतों में लंबित हैं, वहां पर न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के इतनी अधिक संख्या में पद रिक्त हैं जिसकी वजह से न्याय मिलने में विलंब होता है। हम ये सब जानते ही हैं कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड।
विधि मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जिस प्रकार का रवैया अपना रही है उसकी वजह से न्याय कार्य में विलंब हो रहा है और सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अपनी ओर से किसी भी प्रकार का पहल करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश लंबी लंबी छुट्टियों पर जाते हैं, शीतावकाश होता है, ग्रीष्मावकाश होता है और पूरे 365 दिन में लगभग 200 से 220 दिन तक ही न्यायालयों के अंतर्गत कार्य होता है, शेष दिन अवकाश में बीत जाते हैं। तो एक ओर देश की जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए तारीख पर तारीख की भयावह स्थिति से गुजरती है, दूसरी ओर हमारे न्यायमूर्ति महोदय लोग लंबी लंबी छुट्टियों पर जाते हैं, जो कि ब्रिटिश शासनकाल के विरासत के रूप में आज भी चली आ रही है। इस प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया कानून मंत्री के द्वारा कि सरकार किसी भी रूप में मामले को दबाने की या सुलह समझौते की स्थिति में नहीं है, बल्कि वह जनता के समक्ष सभी मुद्दों को पूर्ण रूप से ला करके न्यायपालिका को एक्सपोज करने की कोशिश में लगी है। इसी तरह से अभी खुद शुक्रवार के दिन 16 दिसंबर को जिस तरह का बयान हमारे मुख्य न्यायाधीश श्री YB चंद्रचूड़ जी के द्वारा आया, उससे भी स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ने भी इस विषय को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। क्योंकि अभी तक जब शीतावकाश होते थे तो शीतावकाश के दौरान भी पूरी तरह से न्यायपालिका के या सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को नहीं रोका जाता था और एकाध बेंच रहती थी जो बहुत महत्वपूर्ण मामलों जिनमें अविलंब सुनवाई करना आवश्यक हो उन मामलों की वो सुनवाई करती थी। लेकिन इस बार अभी घोषित किया गया कि 19 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का शीतावकाश होगा और उसके अंतर्गत कोई भी पीठ किसी भी मामले की सुनवाई के लिए कार्य नहीं करेगी, अर्थात यह पूर्ण रूप से अवकाश होगा। एक प्रकार से सरकार को संकेत दिया गया कि आप चिल्लाते रहो, हमारे ऊपर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, हमारे काम करने का अपना तरीका है और अपने तरीके से कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भी दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के द्वारा कि हमारे लिए कोई भी मामला न तुच्छ है और ना ही कोई मामला बहुत बड़ा मामला है। किरण रिजिजू ने जो ये बयान दिया था कि न्यायपालिका अनावश्यक रूप से छोटे मोटे मुद्दों पर चर्चा करके महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई नहीं कर पाती है, उसके पास महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई के लिए समय कम पड़ जाता है और उसे ऐसे मामलों की सुनवाई से बचना चाहिए। तो इसी के संबंध में एक प्रकार से अपने मत को या न्यायपालिका के मत को व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि हमारे लिए हर मामला महत्वपूर्ण है, कोई मामला न मेरे लिए छोटा है न कोई मामला हमारे लिए बहुत बड़ा है, बल्कि भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हर एक मामला हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा हम नहीं कर सकते, यदि भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता की गुहार में उन्हें हम राहत प्रदान नहीं कर सकते, तो फिर आखिर हम यहाँ पर हैं किस लिए। ये सब तो घटनाक्रम है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय उभर करके आते हैं, जिसमें सबसे पहला विषय
तो यह है कि न्यायपालिका किन मामलों की सुनवाई करे और किन मामलों की सुनवाई न करे। क्या इस संबंध में सरकार के द्वारा अपनी ओर से कोई विचार व्यक्त करना चाहिए? तो जहाँ तक हमारा संविधान है और संविधान के प्रावधान हैं, उसके अनुसार विधि मंत्री का इस प्रकार का कथन करना उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह न्यायपालिका को ही तय करने का अधिकार है कि न्यायपालिका किन मामलों की सुनवाई करे, किन मामलों की सुनवाई न करे, या कौन से मामले कितना महत्वपूर्ण हैं, या किस मामले को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस मामले को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायपालिका सरकार के या किसी अन्य संस्था के मातहत नहीं है कि उसे निर्देश दिया जाए कि अभी आप इस मामले की सुनवाई कीजिए, ये मामला अधिक महत्वपूर्ण है, और अभी आप उस मामले की सुनवाई रोक दीजिए क्योंकि वो मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में इस प्रकार का विचार व्यक्त करना सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और सर्वोच्च न्यायालय के महत्व और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता तीनों को ही कम करता है, जो नहीं होना चाहिए। दरअसल कॉलेजियम मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का जो कड़ा रुख है और जिस तरह से वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के विरोध में खड़ी है, अभी सरकार ने जिस प्रकार का बयान दिया गया विधि मंत्री के द्वारा, उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का ये अड़ियल रुख ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अभी न्यायपालिका लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र है, तब सरकार के द्वारा उस पर इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस समय न्यायपालिका पर सरकार का न्यायिक नियुक्ति आयोग या किसी अन्य कानूनी और संवैधानिक संशोधन इत्यादि के माध्यम से कुछ दबाव स्थापित हो जाएगा, तब सरकार न्यायपालिका के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार का रुख रखेगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। वास्तव में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और सरकार के तीनों अंगों की अपनी अपनी गरिमा, इन सब के विरुद्ध ये सारी बातें जाती हैं। इसी तरह से छुट्टियों का मामला है। हालांकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि हम सभी को देश की जनता के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे वह कार्यपालिका के लोग हों, चाहे वह व्यवस्थापिका के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों। सभी को अपने आराम के साथ साथ जनता की परेशानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका में ही ऐसा हो रहा है कि लंबी लंबी छुट्टियां हो रही हैं, जिसकी वजह से लंबित मुकदमों में न्याय मिलने में और भी अधिक विलंब हो जा रहा है, या अन्य जगहों पर भी ऐसी ही स्थिति है। तो हम देखते हैं कि यदि हमारी संसद है तो संसद में कितने समय तक, कितने दिनों तक कामकाज होता है। हम सब जानते हैं कि संसद के वर्ष में न्यूनतम 3 अधिवेशन होते हैं: बजटकालीन अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। लेकिन संसद का कामकाज बार बार हंगामे की वजह से, छोटे छोटे विवादों पर बहिष्कार की वजह से बहुत अधिक बाधित होता है और अत्यधिक संसाधन भी बर्बाद होता है। तो इस तरह का न्यायपालिका के संबंध में बयान देते समय विधि मंत्री को और हमारे संसदीय कार्य मंत्री को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संसद में जो समय बर्बाद होता है उससे भी जनता के हित प्रभावित होते हैं, उससे भी जनता के कर से जो संसद का खर्च चलता है उसका दुरुपयोग होता है।
और बहुत से कानूनों को बनाने में विलंब होता है। तो वहाँ पर भी इस बात पर विचार करना चाहिए। मूल बात यह है कि ये संस्थाएं देश की शीर्ष सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसलिए इन सभी संस्थाओं को एक दूसरे से विनियमित होने या रेगुलेटेड होने के स्थान पर सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। यही इनकी गरिमा के अनुरूप होगा, चाहे वह संसद हो या चाहे सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका हो या खुद न्यायपालिका ही क्यों न हो। तीनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तीनों को अपने अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और अपने कर्तव्य के निर्वाह को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ये परंपरा चली आ रही है कि न्यायाधीश ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में लंबे अवकाश पर जाते थे। आज़ादी मिले 75 वर्ष हो गए हैं। अब इतने सालों बाद भी हमारी, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वह कानूनी व्यवस्था हो, उन सभी का पूरी तरह से इंडियनाइजेशन या भारतीयकरण होना ही चाहिए। भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीशों का लंबे लंबे अवकाशों पर जाना ब्रिटिश विरासत और ब्रिटिश मानसिकता का द्योतक है। और निश्चित रूप से जब सरकार के अंतर्गत कार्यरत अन्य विभागों के अधिकारी या संवैधानिक पद धारण करने वाले लोग इस प्रकार के दीर्घकालिक अवकाशों पर नहीं जाते हैं, तो न्यायपालिका को भी यह विचार करना चाहिए कि एक ओर जब हम जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक होने का दावा करते हैं और वहीं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जनता को कतार में खड़े रखने से हम गुरेज भी नहीं करते हैं, क्या यह न्यायपालिका का दोमुहा रवैया नहीं है? दरअसल ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि तुलसीदास ने लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। चाहे सरकार हो या न्यायपालिका हो, दोनों ही सामर्थ्यवान संस्थाएं हैं और दोनों अपने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और इन दोनों के टकराव में देश की जनता बलि का बकरा बन रही है और उसे इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और भविष्य में शायद यह नुकसान कम होने के बदले और अधिक भी बढ़ता जाएगा। आज विवाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कॉलेजियम से उभरा हुआ विवाद यहाँ तक पहुंच गया कि न्यायपालिका किन मामलों की सुनवाई करे, किन मामलों की सुनवाई न करे, न्यायपालिका कब छुट्टी पर जाए, कब छुट्टी पर न जाए, न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कितने पदों को भरे, कितने पद रिक्त हैं, नहीं हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, बल्कि अशोभनीय स्थितियां हैं। लेकिन दूसरी ओर इन चीज़ों को दबाने का ही परिणाम है कि आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है। लोकतंत्र में हर चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए और खुले दिल से चर्चा होनी चाहिए। पारदर्शिता सुशासन का आधार स्तंभ है। इसलिए चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या चाहे व्यवस्थापिका हो, सभी के कामकाज के संबंध में पारदर्शिता होनी ही चाहिए। पारदर्शिता के मुद्दे को किसी भी संस्था की स्वतंत्रता में दखलंदाजी मानते हुए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पारदर्शिता सुशासन के लिए अति आवश्यक या अपरिहार्य है। ऐसे में चाहे कॉलेजियम का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, हर विषय पर चर्चा होनी ही चाहिए और न्यायपालिका को
इसे अपने निजी मामलों में या अपने न्यायिक प्रक्रिया के मामलों में सरकार के द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहीं पर एक चीज और भी उल्लेख कर देना उचित समझ रहा हूं कि विधि मंत्री ने पहले कहा था कि कॉलेजियम का संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की प्रणाली को अपने स्तर से विकसित किया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा अच्छा तर्क दिया कि हमारे संविधान में तो फिर ऐसी और भी कई चीजें हैं जो लिखित रूप में नहीं है लेकिन आज संविधान का अभिन्न हिस्सा हैं और लिखित होते हुए भी उनका महत्व उतना ही है जितना कि संविधान के लिखित प्रावधानों का। उदाहरण के तौर पर प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत लिखित रूप में तो एक शब्द भी इस संबंध में हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा 7-6 के बहुमत से संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और तब से लेकर के आज तक यह सिद्धांत चला आ रहा है और इस सिद्धांत ने संविधान के अतिक्रमण को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कल को कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि फिर तो संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी कहीं पर लिखित नहीं है, इसको तो सर्वोच्च न्यायालय ने विकसित कर दिया है और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ये खुद हमारे नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए तर्क हैं और सर्वोच्च न्यायालय के इस तर्क से मैं सहमत हूं। इसलिए संविधान वही नहीं है जो जितना लिखा हुआ है। दुनिया के किसी भी देश का संविधान, यहाँ तक कि चाहे वह अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, चाहे हमारे देश का हो, न तो पूरी तरह से लिखित होता है और ना ही पूरी तरह से अलिखित होता है। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वह भी पूरी तरह से अलिखित नहीं है। बहुत सारे ऐसे जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, पिटीशन ऑफ राइट्स, ऐसे बहुत से कानून हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान की भूमिका निभाते हैं, इसलिए वह भी पूरी तरह से अलिखित नहीं है। इसी तरह से दुनिया का सबसे लिखित संविधान भारत का संविधान और दुनिया का आधुनिक समय का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, दोनों ही लिखित संविधान है। बावजूद इसके इन दोनों देशों के संविधानों में समय के साथ ऐसा बहुत कुछ जुड़ चुका है जो कि न्यायिक निर्वचन के माध्यम से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से संविधान का अभिन्न भाग बन चुका है। इसलिए उनके महत्व को इस आधार पर कम करके नहीं आंका जा सकता कि वे बातें संविधान में लिखित नहीं है। ऐसा नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हमारे संविधान का अभिन्न भाग है। अतः कॉलेजियम को इस आधार पर दरकिनार करने का कोई औचित्य नहीं है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसको तो खुद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। कॉलेजियम को की आलोचना करने या कॉलेजियम के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के बहुत सारे मुद्दे और कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका ये एक ठोस कारण कभी नहीं हो सकता कि क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मन से इसको विकसित कर दिया है, इसलिए यह मान्य नहीं होना चाहिए। तब तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना होगा जो कि संविधान में लिखित रूप में नहीं है, किंतु उनको हम
मानते आ रहे हैं। हमारे संविधान में तो कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहाँ तो केवल इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन संसदीय शासन का यह एक वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मान्य सिद्धांत है, एक परंपरा है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा जिसे लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा अपने नेता के रूप में चुना गया हो, अर्थात वह उस दल का चुना हुआ नेता हो जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लेकिन ये बात आज भी हमारे संविधान में, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है, कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है। तो फिर तो ऐसे तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न होंगी कि इस चीज़ का उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए नहीं माना जाना चाहिए, इसका उल्लेख है इसलिए यही माना जाना चाहिए। और फिर संविधान के व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की फिर भूमिका क्या रह जाएगी। ये कहा गया कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड आर डार्विनियन इन नेचर। दुनिया के सभी संविधान प्रकृति की दृष्टि से विकासवादी होते हैं, अर्थात जिस रूप में लिखित हैं उस रूप में तो लिखित होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ समय के साथ उनका विकास होता है। तो हमारे देश की संविधान में भी कॉलेजियम सिस्टम या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत या एक प्रकार का संवैधानिक विकास है, और संविधान में लिखित रूप में न जुड़े होने के बावजूद भी संविधान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेजियम इसलिए गलत है क्योंकि इसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। शेष बहुत से मुद्दे अभी आगे उभरने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। अभी आगे चीज़ें किस रूप में बढ़ेंगी इसके बारे में भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच अभी भी खटास की स्थिति है और नवीनतम घटनाएं इस ओर संकेत कर रही हैं कि आगे और भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। न्यायपालिका और हमारे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सरकार के तीनों ही अंगों को संचालित करने वाले लोगों में और संविधान की गरिमा और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने में ये लोग अपने अहम का परित्याग करके आगे आएंगे। धन्यवाद।